हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शांतनु राय, रीजनिंग फैकल्टी सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके सामने फिर से एक और बेशकीमती टॉपिक लेके आया हूं। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, जो कि हिंदी में बोलते हैं इसको कथन एवं तर्क। एग्जाम में काफी स्कोर कराता है, वो भारत के लगभग किसी भी ऐसे एग्जाम में नहीं है जो ना आता हो। तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और हमारी सावधानी कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं इनके ऑप्शंस पे। इस टॉपिक में होगा कि आपके सामने, मैं सबसे पहले बता दूं इस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगा, कथन आएगा, और नीचे दो आर्ग्यूमेंट, बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट आते हैं, कभी कभी 3 या 4 आते हैं। तो मैं आपको दो अगर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे तो उनके ऑप्शंस कैसे डील करेंगे बताने जा रहा हूं। अगर 2 से ज्यादा आर्ग्यूमेंट आते हैं तो उसमें आपको चीजें आसान होती हैं, एग्जामिनर आपको देगा वहां पे। तो अगर 2 ऑप्शन होंगे तो उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। जनरली लॉजिकल रीजनिंग के सभी टॉपिक में ऑप्शन सेम होते हैं, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन के मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो इसमें क्या होगा कि हमारे सामने पहला आर्ग्यूमेंट होगा इफ स्टेटमेंट फर्स्ट आर ट्रू। अब यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं, अगर मान लीजिए पहला आर्ग्यूमेंट हमारा सही है तो वहां पे हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे। ऑप्शन सेकंड का मतलब होगा इफ आर्ग्यूमेंट सेकंड आर ट्रू। अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा सही होगा तो वहां पे हम आर्ग्यूमेंट सेकंड लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा सेगमेंट होता है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसको हम बोलते हैं ईदर और का केस। ईदर और का केस बोलेंगे यहाँ पे। ईदर और का मतलब यहाँ पे होता ही है कि या तो ये या फिर ये। यहाँ पे क्या होगा कि 2 आर्ग्यूमेंट आपके सामने दिए जाएंगे। ईदर और कब लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा, कोशिश करिएगा कि ईदर और के केस में हम कंसेप्ट को समझें। जितना अच्छा हम कंसेप्ट समझ पाएंगे उतना अच्छा हम डिलीवर कर पाएंगे। यहाँ पे आपके सामने कोई भी एक स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग 2 हमारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो कोशिश करना कि दोनों आर्ग्यूमेंट जहां पे आप चेक करोगे तो देखोगे वहां पे अगर दोनों आर्ग्यूमेंट इंडिविजुअली सही हैं, यानी पहला वाला भी अपनी जगह पे सही कह रहा है, दूसरा वाला भी अपनी जगह पे सही कह रहा है, तो दिमाग में हमारे आता है यार कहीं बोथ ऑप्शन तो नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, ईदर और बोथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ईदर और की बात करें तो दोनों, पहला भी सही है अपनी जगह पे, दूसरा भी अपनी जगह पे सही है, और एक स्टेटमेंट हमारा, एक आर्ग्यूमेंट हमारा जो है वो अगर नेगेटिव है और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे हमारा ईदर और का केस बनता है। क्योंकि याद रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ सही नहीं हो सकती, तो ये बोथ की कंडीशन नहीं बनाएगा। तो ये केस किसमें जाएगा, ईदर और। फिर से बताऊंगा, ईदर और में दोनों आर्ग्यूमेंट अपनी अपनी जगह पे सही होंगे। एक आर्ग्यूमेंट हमारा नेगेटिव होना चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। उस केस में मोस्ट प्रोबेबली आपका ईदर और का केस लगता है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4, नीदर वन नॉर टू। जाहिर सी बात है दोनों ही गलत होंगे, तो नीदर नॉर का ऑप्शन लगाएंगे। और लास्ट ऑप्शन हमारा बोथ का है। बोथ यानी कि दोनों ही सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे नहीं है, दोनों मतलब अपने आप में इंडिविजुअली ना लेके दोनों कंबाइंड वे में सही हो रहे हैं, तो बोथ ऑप्शन लगता है। ध्यान रखिएगा, ईदर और में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, और बोथ में दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, तो वहां पे बोथ की कंडीशन बनती है। अब बात करेंगे आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करने की। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में हर एक सेगमेंट का अपना अपना एक रूल होता है, एक इसमें फॉर्मेट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आर्ग्यूमेंट की अगर बात करें तो आर्ग्यूमेंट भी बेसिकली 2 चीजों से बना होता है। पहला स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, दूसरा वीक आर्ग्यूमेंट। एंड व्हाट डू मीन ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, तो इफ आई से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की अगर लेके चलें बात हम, तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का मतलब यहाँ पे होगा कि कोई भी चीज किसी भी आर्ग्यूमेंट को क्या कर रही है, कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है, तो वो केस स्ट्रॉन्ग में जाता है। लेकिन एक बड़ा डाउट बनता है कि हम पहचाने कैसे कि हमारा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो मैं आपको 2-3 रूल्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करिएगा और डेफिनेटली फिर आप इसको कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के अंदर सबसे पहली चीज जो आती है हमारी वो है यूनिवर्सल ट्रू। हर वो चीज जो कंप्लीटली ट्रू है, कभी सही नहीं हो सकती, कभी बदली नहीं जा सकती, वो यूनिवर्सल ट्रू है। एग्जाम्पल, सूरज अगर हमेशा ईस्ट से ही निकलेगा तो ये यूनिवर्सल ट्रू है, कभी चेंज नहीं हो सकता, तो ये केस स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में जाएगा। सूरज हमेशा पश्चिम में हमारा ढलेगा, अस्त होगा, सनसेट जो होता है हमारा वेस्ट में ही होता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रू है। डायरेक्शंस कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर ईस्ट हमारा ईस्ट जहां से सूरज निकलता है अगर वो ईस्ट है तो हमेशा ईस्ट ही होगा, वेस्ट हमेशा वेस्ट में ही रहेगा, कभी वो चेंज नहीं हो सकता। तो कोई भी ऐसी चीज जो कभी चेंज ना हो पाए, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रू। तो कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट जो यूनिवर्सल ट्रू है वो हमेशा सही होगा। इसके बाद बात करते हैं एनालाइज्ड ट्रूथ। एनालाइज्ड मतलब कि बेस्ड ऑन गवर्नमेंट रूल्स। अब सरकारी नियम, सरकारी कानून जो बन चुके हैं,
हर देश के गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी गवर्नमेंट हमारी है, वो अगर कोई भी बात कहती है, कोई भी ऑर्डर कहती है, कोई भी सजेशन हमें देती है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बात, चाहे वो किसी भी देश की बात करें, हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, हम अपने इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, कभी भी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी जो हमें कोई भी डायरेक्शंस दे रही हैं, ऑर्डर दे रही हैं, किसी भी फॉर्मेट पे बात कर रही हैं, तो वो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के अंदर आता है। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे, जिसको बोलेंगे एक्सपीरियंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट। एक्सपीरियंस का मतलब एक तरह से होता है कि मान लीजिए स्टेटमेंट हमारा साइंस के बारे में दिया गया है, विज्ञान के बारे में हमारा स्टेटमेंट है, और नीचे जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं वो नासा, इसरो के आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो वो बेसिकली बिल्कुल ट्रू माने जाएंगे, क्योंकि नासा, इसरो ये साइंस की बहुत बड़ी एजेंसीज हैं, ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम ही यही करते हैं साइंस के रिगार्डिंग। तो एक्सपीरियंस मतलब जो अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है और अपनी ही फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहा है स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, तो वहां पे ये बात सही मानी जाएगी। तो ये हमारे 3 पॉइंट जो हैं वो किसी भी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करें उन मुद्दों पर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में हम गलती कर देते हैं, उनको ढूंढ नहीं पाते हैं, और एक्चुअली उन्हीं को ढूंढना होता है आर्ग्यूमेंट का वीक सेगमेंट। जो भी आर्ग्यूमेंट वीक होगा वो हमेशा गलत होता है। तो कैसे पहचानेंगे वीक आर्ग्यूमेंट? तो वीक आर्ग्यूमेंट के अंदर सबसे पहले रूल की बात करें तो सिंपल इंफॉर्मेशन। सिंपल इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी ऐसी बात जो बिल्कुल साधारण सी है वो सिंपल इंफॉर्मेशन के अंदर आएगी। जैसे अगर मान लीजिए विराट कोहली 2 मैच में 0 रन पे आउट हो गया, और स्टेटमेंट इसमें हमने किसी ने आर्ग्यूमेंट किया कि विराट कोहली को अब संन्यास ले लेना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सिंपल वे में कहा गया, साधारण सी बात कही गई है। 2 मैचों से किसी की परफॉर्मेंस डिसाइड हम नहीं कर सकते। कोई भी एक स्टूडेंट है, कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो हम उससे कहते हैं कि तुम एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बने ही नहीं हो। ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल गलत मानी जाएगी। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो सेल्फ ओपिनियन। कभी भी आर्ग्यूमेंट सेगमेंट में अपना खुद का ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। अगर आप सेल्फ ओपिनियन अपना दे रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत होगा। तीसरी बात अगर बात करते हैं कॉपी या इमिटेटिंग, हम किसी की कॉपी नहीं कर सकते। अमेरिका अगर ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। हम किसी की नकल नहीं कर सकते। अगर हमने किसी की तुलना की, किसी से नकल कर ली, हमने कुछ भी कॉपी इमिटेटिंग की, तो वो हमेशा आर्ग्यूमेंट वीक होता है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब ही हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट, या एक तरह से क्या है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो हाफ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया, मतलब कंप्लीटली उसके बारे में डिटेल्ड नहीं आपको दी गई है। हमारे सामने जो पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में कंफर्म रिलेशन नहीं दिया गया, कंफर्म एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, तो वो हमेशा गलत होगा। यानी अगर मान लीजिए कोई बात ऐसी है जिसमें हमारे सामने जो आर्ग्यूमेंट आया है स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, वो उसमें कंप्लीट रिलेशन नहीं बन रहा, कंप्लीटली हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, अस्पष्ट डेटा दिया गया है, पूरी कंप्लीट बात नहीं बताई गई है, वो एम्बिगुअस होगा और वो हमेशा गलत होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं सुपर फ्लॉज। सुपर फ्लॉज क्या होता है? निरर्थक। कोई भी ऐसी बात जो स्टेटमेंट से कहीं से भी टैली नहीं कर रही, बिल्कुल गलत मानी जाएगी। स्टेटमेंट का हमारा पॉइंट है करप्शन का और हम बात इंडियन क्रिकेट टीम की कर रहे हैं, बिल्कुल गलत होगा। अस्पष्ट या निरर्थक डेटा कहेंगे इसको हम, सुपर फ्लॉज डेटा कहेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चन में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिन पॉइंट्स से हम क्वेश्चन कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट का ये कीवर्ड है, इनसे हम अपने आर्ग्यूमेंट को कवर कर सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे आर्ग्यूमेंट के कीवर्ड्स पे। अब आर्ग्यूमेंट के कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स क्या होता है? किसी भी आर्ग्यूमेंट को पकड़ने का एक सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो कीवर्ड्स के थ्रू होता है। अब ये कीवर्ड्स मैं वीक आर्ग्यूमेंट के लिए बताऊंगा क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में वीक आर्ग्यूमेंट हम पकड़ते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट में हमारे कीवर्ड्स होंगे? सबसे पहले ओनली, केवल। ओनली शब्द किसी भी आर्ग्यूमेंट में आ जाए तो जनरली वो आर्ग्यूमेंट हमारा गलत होता है, जनरली। ठीक है। एवरी हो जाए, ईच हो जाए, एनी हो जाए, नथिंग वर्ड आ जाए हमारे सामने, देयरफॉर आ जाए, ये सारे जो शब्द है ना किसी भी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अगर आपको मिलते हैं तो जनरली वो आर्ग्यूमेंट हमारा गलत होता है। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मैं कहूंगा आप इसको नोट डाउन भी करें और इस नोट्स को याद रखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस की, क्योंकि इसके अंदर ये वर्ड्स अगर कहीं भी मिलते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आर्ग्यूमेंट ये गलत होता है।
चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस का गेम होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगी, क्योंकि कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ तरीके बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, डज द सेलफोन बी बैन इन ऑफिस प्रीमाइसेस। क्या ऑफिस प्रीमाइसेस में, ऑफिस कार्यालय में हमारे मोबाइल फोन को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि आर्गुमेंट में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर आपसे हमेशा कुछ चीजें पूछेगा। तो पूछा गया कि क्या मोबाइल फोन को ऑफिस में बैन कर देना चाहिए? जरा देखते हैं आर्गुमेंट नंबर 1। हाँ, यस, बिकॉज इट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ अ वर्क। हाँ, क्योंकि ये कार्य की कुशलता को प्रभावित करते हैं। जरा सोचो, ये आर्गुमेंट आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है? कि मोबाइल फोन होने से क्या हम अपनी 100% एफिशिएंसी वहां पे नहीं दे पाते हैं काम को, हम काम को उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं? तो हमें लग रहा है ये सही होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल गलत है। कारण इसका गलत होने का ये है कि जब आप बात ऑफिस लेवल की करते हैं, तो ऑफिस लेवल पे वही पर्सन होता है जो कहीं ना कहीं काफी मैच्योर हो। और आप जरा सोचिए कि आपके सामने अगर काम का लोड है, वर्क लोड आपके पास ज्यादा है, या आपको पता है कि आपको ये काम करना है, तो उस काम को छोड़ के क्या आप अपने फोन में बिजी होंगे? नहीं होंगे। पूरा खेल यहाँ पे मेच्योरिटी लेवल का है, और ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि हाँ, ऑफिस में मोबाइल फोन रहेगा तो हमारी एक्यूरेसी अफेक्ट होगी। तो ये बिल्कुल हमारा गलत है। सेकंड की बात करें, यस, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी बैंड द सेल फोन ऑन सम अदर प्लेसेस। कि हाँ, सरकार ने इसे और कई जगहों पर बैन करके रखा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बात गवर्नमेंट की है, तो एनालाइज्ड ट्रुथ होगी, क्योंकि सरकार की बात आ गई है। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि यहाँ सरकार ने आपको बोला है कि इसको कई जगह पे बैन करके रखा। अच्छा, वो कई जगह कौन सी है? हमारे स्टेटमेंट में एक स्पेसिफिक वर्ड है, ऑफिस प्रीमाइसेस। गवर्नमेंट ने कई जगह पे बैन करके रखा है, तो उस कई जगह में हम क्या कैसे कह सकते हैं कि ऑफिस की बात हो रही? यानी ये डेटा अपने आप में एम्बिगुअस है, अस्पष्ट है, हाफ एक्सप्लेन्ड है, कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नीचे अगर ऑफिस प्रीमाइसेस होता तो इसको मैं सही करता, लेकिन अब कई जगहों पर इसको बैन करके रखा है। आई डोंट नो कौन सी कई जगह है, तो ये डेटा हमारा एम्बिगुअस है, इस वजह से इसका आंसर होगा ये वाला भी गलत है। तो इसका फाइनली आंसर हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, शुड न्यू बिग इंडस्ट्रीज बी स्टार्टेड इन दिल्ली। क्या दिल्ली में, हमारी जो देश की राजधानी है, उसमें और दूसरे बड़े इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं वो स्टार्ट करनी चाहिए, और दूसरे कारखाने शुरू कर देने चाहिए? हाँ या ना? देखते जरा सा। नंबर 1, एक ने कहा नहीं, नो, इट विल फर्दर एड टू द पॉल्यूशन ऑफ द सिटी। कि हाँ, ये हमारे इस शहर में एक्स्ट्रा पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो बढ़ाएगी। भाई कंपनी होगी, पॉल्यूशन तो होगा। क्या लग रहा है, सही होगा या गलत? बिल्कुल ये सही होगा। अपनी जगह पे बात बिल्कुल सही बोलेगी कि हाँ, कहीं ना कहीं कंपनी हमारे यहाँ इंस्टॉल होगी शहर में, तो पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा होता है कंपनियों से। शायद इसीलिए हमारे बड़े महानगरों में, बड़े जो क्या कहते हैं मेट्रो सिटीज हैं, उनमें जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो आउट ऑफ द सिटी लगाई जाती हैं। खैर, ये बात जो है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे कि फर्दर एडिशन पॉल्यूशन का जरूर होगा। अच्छा, दूसरी बात करें, यस, इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। भाई अगर कारखाने लगेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बनेगी ही बनेगी। ये भी बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा उस पॉइंट पे, पहला वाला भी सही हो रहा है, दूसरा वाला भी सही हो रहा है, तो क्या हम बोथ लगा दे? लेकिन ध्यान से देखिएगा, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इसका मतलब इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह पे, भाई अगर हम फैक्ट्री लगाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अगर फैक्ट्री लगाते ही नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज कहां से होंगी? और दूसरी चीज कि अगर पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ फैक्ट्री लगाने से, तो ये भी तो अपने आप में बात सही होगी। दोनों ही सही हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये केस कहां जाएगा? आपका ईदर और में जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा ईदर 1 और 2। शुरू करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शुड द रेलवे इन इंडिया बी प्राइवेटाइज इन अ फेज मैनर लाइक अदर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। क्या हमारे भारत में रेलवे, आपको पता होगा रेलवे हमारे भारत में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि नेटवर्क है हमारे भारत को कनेक्ट करने का, तो उस रेलवे को भी बाकी क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की तरह प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, ये बोला गया इसमें। तो देखते हैं जरा इसमें क्या बोला गया आर्ग्यूमेंट में। तो पहला आर्ग्यूमेंट बोला गया नहीं, नो, दिस विल पोज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री एज मल्टीनेशनल विल एंटर इनटू द फ्रे। नहीं,
ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसमें आ जाएंगी। जरा सोचिए कि अगर ऐसा हुआ तो इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसा खतरा होगा, और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी इसमें जोड़ेंगी, रेलवे को अडॉप्ट करेंगी, जो भी कुछ होगा। लेकिन ये आपको लग रहा है कि कंप्लीटली हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा सर, क्योंकि ये एक तरह से एम्बिगुअस डेटा है, हाफ स्टेटमेंट दिया गया है, हाफ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कहीं से भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसा खतरा हो सकता है, हमारी इंडियन सिक्योरिटी को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को कैसा खतरा हो सकता है। ये अपने आप में एक एम्बिगुअस डेटा है, तो इसलिए बिल्कुल ये गलत है। और दूसरा बोला गया कि यस दिस इज द ओनली वे, बस रुक जाइए, ओनली वर्ड आ गया है, मतलब ये एकमात्र ऐसा तरीका है। अब आगे पढ़ूं या ना पढ़ूं बात एक ही है, क्योंकि किसी भी चीज को करने का केवल कोई एक तरीका नहीं होता। मैंने आगे बताया भी आपको है कि ओनली आ जाएगा तो सेंटेंस गलत होगा, फिर भी मैं पढ़ूंगा इसको। दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग इन कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द पब्लिक, कि हाँ ऐसा करेंगे, ये एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हमारी सर्विसेज जो होंगी वो हम प्रोवाइड जो करेंगे उसमें काफी बेटरमेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को कंप्लीटली सुधारने का कोई एक केवल तरीका नहीं होता है। ओनली वर्ड आ गया जो हमारे लिए की वर्ड है आर्गुमेंट को वीक करने का, तो इस वजह से ये भी हमारा वीक होगा। तो दोनों ही अपने अपने जगह पे वीक हैं, गलत होंगे, तो इसलिए ऑप्शन हम लगाएंगे नीदर वन नॉर टू। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शुड देयर बी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम सिंगल चाइल्ड फैमिली। क्या सिंगल चाइल्ड फैमिली वाले लोगों को सरकार को एक रिजर्वेशन देना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए? सही होगा, देखते हैं जरा सा। पहला आर्गुमेंट क्या दिया गया कि यस दिस विल हेल्प रिड्यूस द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया एज द पेरेंट्स विल इनकरेज्ड टू अडॉप्ट सिंगल चाइल्ड नॉर्म। कि हाँ हमारे देश में अगर ऐसा होता है, ऐसा अगर करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो हमारी कह सकते हैं कि जो जनसंख्या विस्फोट हमारा चल रहा है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने में काफी हेल्प होगी। और जो सिंगल फैमिली के लिए जो पेरेंट्स होंगे वो अपने आप को क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे। तो ये चीज है, क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए तरीका सही होगा? जरा सोचिए इस बारे में। ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन है, साधारण सी कही गई बात है, और जरा समझिएगा इस चीज को कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ऐसा कोई नॉर्म निकाले जिसमें ये बोले कि आप अगर सिंगल चाइल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके बच्चे को सरकारी जॉब दी जाएगी। ये उन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल गलत होगा जो डिजर्विंग है। अब इससे हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कि कौन सा पर्सन डिजर्व करता है, कौन सा डिजर्व नहीं करता जॉब के लिए। तो ये एक सेंटेंस जो होगा वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सिंगल चाइल्ड फैमिली ये कोई ऐसा मूल मंत्र नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कैंडिडेट अच्छे से अच्छे कैंडिडेट हमको जॉब में दिखें। तो पॉपुलेशन का इससे कहीं ना कहीं कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा, और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इस तरह से कंट्रोल किया जाना ये बिल्कुल सही नहीं होगा। दूसरा अगर बात करेंगे, दिस इज नॉट एडविजिबल एज अ जॉब शुड बी ऑफर्ड टू ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट्स विदाउट एनी रिजर्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। अब यहां देखो ओनली वर्ड आया है, मैं इसको अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूं कि यह उचित नहीं है कि किसी विशेष समूह के आरक्षण के बिना केवल योग्य उम्मीदवारों को ही नौकरी दी जानी चाहिए। तो जरा सोचिएगा, यहाँ पे जो केवल है ये डिजर्विंग पीपल के लिए किया गया। डिजर्विंग पीपल में केवल वही कैंडिडेट्स आएंगे जो एग्जाम क्वालिफाई करके आए। अब एग्जाम क्वालिफाई करके जो भी आएगा उसको हम जॉब देंगे क्योंकि वो डिजर्व करता है। और रिजर्वेशन बेसिस पे जॉब देना ये कहीं से भी सही नहीं होगा। यहाँ पे ओनली वर्ड में ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को इसलिए भी दिया हूं क्योंकि आप थोड़ा समझें। ओनली वर्ड आ गया मतलब ये गलत नहीं है। यहाँ पर इस ओनली वर्ड का सेंस किस फॉर्म में निकल रहा वो ध्यान देना है आपको। तो केवल डिजर्विंग पर्सन ही जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो डिजर्विंग के अंदर सब लोग आ जाएंगे, किसी एक पर्सन को यहाँ इंडिकेट नहीं किया जा रहा, किसी एक पर्टिकुलर वे में बात नहीं की जा रही। यहाँ पर उन सभी लोगों की बात की जा रही जो जॉब में डिजर्व करते हैं, जो एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे वो जॉब के लिए आराम से एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो इसका आंसर सेकंड वाला बिल्कुल सही है और फर्स्ट वाला बिल्कुल कहीं ना कहीं सिंपल इंफॉर्मेशन है तो वो गलत है। तो इसका फाइनल आंसर लगाएंगे ओनली ऑप्शन सेकंड। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, Should there be a complete ban on constructing housing projects on a farmlands? यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, बोला गया है कि क्या कृषि भूमि पर,
जो खेती करने वाली जमीनें होती हैं उन पर कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट से घर बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसान जो हैं वो अपनी जमीनें मजबूरी बस कहें या किसी भी फॉर्म में कहें, बड़े बड़े बिल्डर्स को बेचते हैं या बड़े बड़े बिल्डर्स उनसे जमीनें खरीद के उस पर क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। इससे एक नुकसान बहुत बड़ा क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो हमारी फार्म लैंड्स हैं जिसमें हम खेती करते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, वो धीरे धीरे खराब हो रही हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जरा देखते हैं आर्गुमेंट पे। क्या ऐसा करना चाहिए, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए? देखते हैं जरा सा। तो एक पहला आर्गुमेंट दिया गया नहीं, नो द डिमांड्स ऑफ हाउसिंग इज इंक्रीजिंग एंड हेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स ऑन farmlands should be allowed on selective basis। नहीं, घरों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, अतः ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को एक सिलेक्टिव बेसिस पर अलाउ कर देना चाहिए कि हमें कम से कम एक सिलेक्टिव एरिया दे दें, हम उसी पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्योंकि भाई अगर हम घर नहीं बनाएंगे तो हर इंसान चाहता है कि उसका एक अपना घर हो, तो कहां से इंसान रहेगा, कहां से अपनी जो ये डिजायरिंग चीजें हैं वो कैसे कंप्लीट करेगा? तो घर का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये अपनी जगह पे बात बिल्कुल सही लग रही है कि हाँ, आप पूरी जमीन खराब ना करें, कम से कम कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में ही ये कंस्ट्रक्शन करें। दूसरा देखते हैं, यस इसने बोला हाँ ऐसा करना चाहिए, मतलब बैन कर दीजिए ऐसा, क्योंकि फार्म लैंड्स आर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी सच इंक्रोचमेंट्स एज डिमांड फॉर 4 days इंक्रीजिंग डे बाई डे या एवरी डे। तो ये बात भी अपने आप में बिल्कुल सही लग रही है कि हाँ, ऐसी किसी भी परियोजना को रोकना चाहिए कृषि भूमि से, क्योंकि कहीं न कहीं खाने की मांग भी साल दर साल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब जरा सोचिए, हमारे पास अगर खेत नहीं होगा, हमारे पास अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा, तो उस पर किसान कैसे अनाज निकालेगा? अब अगर अनाज नहीं होगा तो चीजें हम बाहर से खरीद के खाएंगे, अगर बाहर से खाएंगे तो जाहिर सी बात है उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, और अगर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा तो चीजें हमारे सामने महंगी आएंगी। तो कहीं न कहीं कृषि भूमि का होना भी अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि खाने की मांग भी बढ़ रही। लेकिन जरा सोचिए, पहले वाले स्टेटमेंट पे आ जाए, पहले आर्गुमेंट पे, तो वो भी तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही था। अब दोनों ही अपनी अपनी जगह पे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन फिर से वही बात, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, कभी भी दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इसीलिए इसका आंसर जाएगा ईदर और के लिए। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ये केस हमारा कहां पे रेफर हो जाएगा, ईदर और के लिए। तो इसका फाइनल आंसर लगाएंगे ईदर 1 और 2। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि शुड द पार्लियामेंट इलेक्शन इन इंडिया बी हेल्ड ऑन अ सिंगल डे थ्रू आउट द कंट्री। कि जो हमारे पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं, ये विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, पूरे देश में, समूचे देश में एक ही दिन होने चाहिए? देखते जरा सा इसमें। एक ने कहा नहीं, नो सम अदर कंट्रीज होल्ड सच इलेक्शन स्प्रेड ओवर सेवरल डेज। कि बहुत सारे देश ऐसे चुनावों को अलग अलग दिनों में कराती है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सम अदर कंट्रीज की बात की गई, यानी कि कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई, और कोई भी बात अगर कंपैरिजन के दायरे में आती है तो वो डेफिनेटली फॉल्स होगी। तो पहला वाला बिल्कुल गलत है। दूसरा यहाँ पे बोला गया, यस दिस विल हेल्प द कमीशन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगल डे फॉर इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज। कि हाँ, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो चुनाव आयोग है उसको इस पूरे इलेक्शन, पूरे चुनाव संबंधी मसलों पर कॉन्सेंट्रेट करने में आसानी से हेल्प मिलेगी। जो भी इसके रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सही है। ये अगर पॉसिबल हो पाता तो क्या हमारे देश में जो पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं वो एक ही दिन नहीं होते? आपको पता होगा अलग अलग दिनों में इलेक्शंस होने से कितना ज्यादा खर्चा होता है, मैन पावर, मनी पावर, सब कुछ नुकसान होता है, सब कुछ इनमें इन्वेस्ट होता है। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता तो क्या इस इतने बड़े देश में हमारे यहाँ सिंगल डे पार्लियामेंट इलेक्शंस नहीं होते? ये एक पॉसिबल चीज नहीं है, इसीलिए सेकंड वाला भी गलत है। और कहीं ना कहीं सर, अगर अलग अलग दिनों में इतने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो अगर एक दिन में पूरा देश अगर वोट डालने जाता है, या पूरा देश चुनाव संबंधी मसलों पे ध्यान देगा, या कमीशन हमारा ध्यान देगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा। तो ये कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं ये बात भी अपने आप में एक सिंपल इंफॉर्मेशन डेटा है। तो सेकंड वाला भी गलत होगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन अलग से एग्जामिनर देगा, क्योंकि 2 से ज्यादा ऑप्शंस दिए गए। तीसरा ऑप्शन पढ़ता हूं, दिस इज द ओनली वे टू हैंडल सच इलेक्शंस। ओनली वे, ऐसे चुनाव को हैंडल करने का केवल यही एक तरीका है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी चीज को करने का केवल कोई एक तरीका नहीं हो सकता है। ओनली इज अ कीवर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा?
पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी अपनी जगह पे गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? नन फॉलो। तो इसका फाइनल आंसर लगाएंगे ऑल 3 विल बी रॉन्ग। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे, कोशिश की हर एक ऑप्शन का एक एग्जांपल आपको दिया है, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा। अभी लॉकडाउन का सेशन चल रहा है, भोपाल आपको पता होगा, ये अपने आप में हमारे कई सारे ऐसे जिले हैं हमारे इस देश में जो अभी रेड जोन में हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सारे स्टूडेंट्स से कि घर पे रहेंगे, कहीं भी बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे गवर्नमेंट की जो भी कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनके क्वेश्चंस बारी बारी से आप सॉल्व करिएगा। मैंने आपको कुछ एग्जांपल जरूर दिए हैं, लेकिन यहीं पे आपका खत्म नहीं होता पूरा कंसेप्ट, आपको और क्वेश्चंस इसको ट्राई करना है। और सबसे जरूरी चीज, स्पीड टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि बिना स्पीड टेस्ट के एग्जाम आज के टाइम पे थोड़ा मुश्किल होगा। अपने आप को अपडेट रखें, सुरक्षित रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। मैं अपनी अगली वीडियो में आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ आऊंगा। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने इस कंसेप्ट को पहुंचाएं, खुद सीखें, दूसरों को सिखाएं। जय हिंद।